हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के फंडामेंटल टॉपिक लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है इसका मोटिवेशन एंड सिग्निफिकेंस। मीन्स हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसका मोटिवेशन क्या है हम लोगों के लिए, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। न्यूक्लियर फोर्स को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। सो कंपेयरिंग न्यूक्लियस फ्रॉम अ ड्रॉप सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर। ऐसा होता है कि जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक ड्रॉप के सिमिलर आती है, इसलिए हम एक न्यूक्लियस को किसी भी ड्रॉप से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जिस तरीके की दो छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से दो छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करके एक बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं एक बड़ी पानी की बूंद है, वो उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो दो छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी टाइप से अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है तो उसकी टेंडेंसी इस प्रकार की होती है कि वो फ्यूज़न करके दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो सिर्फ स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करते हैं, चाहे न्यूक्लियस हो या पानी की बूंद हो। इस तरीके से हम इनमें सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा इसके पीछे का मोटिवेशन रहा। सेकंड है इसमें मोस्ट पिक्यूलियर फोर्स ऑफ नेचर which has some strange property which makes it more interesting and fascinating for us। न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे विचित्र प्रकार का फोर्स है। एज वी ऑल नो, नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ईएम फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। तो उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रेंज टाइप का फोर्स होता है। इसकी प्रकृति इतनी विचित्र होती है कि ये हमको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये इसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप से कंपेयर करने से पहले या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने के पहले हमको ये पता लगाना होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट न्यूक्लियस इज मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस क्या होता है? एक भारी एक प्रकार का गोला होता है जो कि किसी भी परमाणु का सेंटर होता है, किसी भी एटम का सेंटर होता है। जो सारा का सारा जो मास होता है किसी भी एटम का, वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड माना जाता है कि अगर किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द परसेंट जो वेट है वो न्यूक्लियस में होता है। सेकंड है न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइल न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज्ड। प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। सपोज एन एटम एक्स इज शोन इन फिगर। जैसे कि हमको दिख रहा है कोई भी एटम है जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, जिसमें जो Z है वो उसकी एटॉमिक नंबर है और A जो है उसका मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A मीन्स जो उसका जो मास नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। और अगर हमको इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसका जो मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। और एक और बात है कि किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आगे देखते हैं द लिक्विड ड्रॉप मॉडल और से न्यूक्लियर मास। अगर हम बात करें, हम पहले ही बाइंडिंग एनर्जी की बात कर चुके हैं पिछले पीपीटी में। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा ही था कि जो मास है उनका डिफरेंसेस होता है जनरली।
तो यहाँ पे अगर हमको किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन सबको ऐड करके उसमें से उसके बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो हमको पता है कि किसी भी एटम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। हम एटम की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एटम में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हुए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एज वी ऑल नो कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और z नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सब का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस बाइंडिंग एनर्जी और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आता है, ये एटॉमिक मास। अब हमको फाइंड आउट करना है न्यूक्लियर मास। तो हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास आया है उसमें से क्या कर देंगे, जितने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके मास को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन वाली टर्म है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मास आ जाएगा। तो ये हमने डिनोट किया एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास को। नेक्स्ट है व्हाट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सो इट इज अप्रोक्सीमेट द न्यूक्लियस as a sphere with a uniform interior density which drops to zero at the surface। हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस जो है एक स्फेयर की तरह माना है, एक जो बूंद होती है उसकी तरह माना है, जिसका जो इंटीरियर होता है अंदर बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म होता है, जिसकी जो डेंसिटी होती है जैसे कि पानी की बूंद में होती है, बिल्कुल अंदर एक समान डेंसिटी होती है। और वो डेंसिटी जो है सरफेस पे आकर बिल्कुल कैसी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ये हम सबको नॉलेज है इस बारे में कि ड्रॉप बिल्कुल ऐसी ही होती है कि उसकी जो डेंसिटी होती है बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, और अगर हम उसके पेरीफेरी पे आ जाते हैं या उसके परिधि पे आ जाते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल कैसे हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पे एक हमने कंपैरिजन दिखाया है या इसको बोलो एक सिमिलरिटी दिखाई है लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में। वो कौन कौन सी है, लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, शॉर्ट रेंज इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। हमको पता है लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है जो कि शॉर्ट रेंज होता है। सिमिलरली हमको पता है न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है, ये सिमिलरिटी है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रॉप साइज, जो ड्रॉप की जो डेंसिटी होती है वो सब जगह सिमिलर होती है, यूनिफॉर्म होती है, चाहे ड्रॉप कितनी भी बड़ी हो। सिमिलर प्रॉपर्टी न्यूक्लियस में भी देखी जाती है कि न्यूक्लियर में जो डेंसिटी होती है बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट है हीट रिक्वायर्ड टू एवोपरेट फिक्स्ड मास इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रॉप साइज। अगर हमको किसी भी ड्रॉप को एवोपरेट करना है या उसको वाष्पीकृत करना है तो जो है ये ड्रॉप की साइज से इंडिपेंडेंट होगी, ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी हमको वाटर को वेपराइज करना है तो वो वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए सेम टेम्परेचर है, दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। दैट प्रॉपर्टी इज होल्ड्स फॉर न्यूक्लियस एज वेल, लाइक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज कांस्टेंट फॉर एनी न्यूक्लियस। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मास में, तो जो हमने पिछले टर्म में जो वहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी लिखी है, इस बाइंडिंग एनर्जी को अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड है जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही दिया गया है कि अगर हम किसी भी न्यूक्लियस को एक ड्रॉप के तरह माने तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स होंगी जो इसको इफेक्ट करने वाली है। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास में, जैसा कि फॉर्मूला में दिखाया हुआ है, b इक्वल्स टू ए बी ए माइनस ए एस ए टू द पावर ए की पावर 2/3 माइनस ए सी टाइम्स जेड स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे ये जो सारे टर्म्स हैं वो किस किस चीज़ को डिनोट कर रही है, यही हमको देखना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो डिनोट करती है वॉल्यूम टर्म को। अब देखो अगर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। अगर किसी भी न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतने ही ज़्यादा होंगे और उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि वॉल्यूम टर्म की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, न्यूक्लियर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको जो हमने लिखा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए।
अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएगी। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ किया है, दैट इज़ AV। तो ये एक सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे वॉल्यूम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेज B एंड रिड्यूसेस मास बाय कांस्टेंट अमाउंट पर न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सरफेस टर्म। इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड, दैट इज डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी, और से दिस टर्म सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 2^3। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको पता है जो न्यूक्लियॉन्स जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स है उतने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी तो होगी, पर अगर हम सरफेस की बात करें, अगर किसी भी न्यूक्लियस का सरफेस जितना ज़्यादा होगा तो उसमें सरफेस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा लाई करेंगे। अगर सरफेस पे ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स लाई कर रहे हैं तो उन न्यूक्लियॉन्स पे जो है नेबरहुड जो न्यूक्लियॉन्स है उसकी वजह से इंट्रैक्शन कम लगेगा। सिर्फ अंदर की तरफ से तो इंट्रैक्शन लगेगा पर बाहर की तरफ से कोई इंट्रैक्शन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि ये क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती चली जाएगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी बाइंडिंग एनर्जी कम होना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रही है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया मतलब R स्क्वायर, और एज वी ऑल नो इन न्यूक्लियर फिजिक्स R इक्वल्स टू R0 A⁴ सो व्हेन वी पुट द वैल्यू हियर वी विल गेट A⁴ तो ये जो टर्म होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव टाइम A⁴ और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं AS, जिसे सरफेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। नाउ थर्ड टर्म है हमारे पास कूलाम्ब टर्म। कूलाम्ब टर्म हमको क्या बताती है, कूलाम्ब टर्म यहाँ पे इसलिए है कि क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं, और प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है, एक रिपल्शन फोर्स एक्ट करता है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे उनके बीच में इंट्रैक्शन कम होगा और उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कूलाम्ब फोर्स हमको पता है क्या होता है, एक तरीके से पोटेंशियल होता है उनके बीच में Z1 Z2 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होता है। तो Z1 Z2 मीन्स Z स्क्वायर लिख दिया हमने, अपॉन R मीन्स A⁴ तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है जिसे कूलाम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेगेटिव साइन एज यूजुअल कि ये क्या करता है, नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा न्यूक्लियस उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा और बाइंडिंग एनर्जी उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। इसके अलावा जो है जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसमें दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। हियर एड्रेसेस प्रॉब्लम विद द लिक्विड ड्रॉप मॉडल विद एडिशनल टर्म्स। अभी तक हमने जो 3 टर्म पढ़ी है, अगर हम उन तीनों टर्म्स को भी मर्ज कर देते हैं तब भी अगर हम जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया, अगर हम उससे उसका न्यूक्लियर मास फाइंड आउट करते हैं या एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हमको सिर्फ अप्रोक्स रिजल्ट मिलते हैं। तो उसका क्या रीज़न रहा, हमको उसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ा और करेक्शन टर्म्स हमने ऐड की उसमें, तो वो एडिशनल टर्म से असिमेट्रिक टर्म एंड पेयरिंग टर्म। लेट्स स्टडी व्हाट दीज आर। पहली टर्म है असिमेट्री टर्म। वाई असिमेट्री टर्म अराइज हियर, असिमेट्री टर्म को यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमको पता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन या तो ज़्यादा हो जाएंगे तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, पर अगर क्या होगा, अगर उसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो एक प्रकार की असिमेट्री को यहाँ पे बढ़ाएगा। अगर वो असिमेट्री यहाँ पे जनरेट होती है तो उसकी वजह से भी न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस असिमेट्री को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक टर्म ऐड की गई है, दैट इज असिमेट्री टर्म, which is listen, kinetic energy of Z proton and N neutrons is minimized if N equals to Z,
ये हमको पता ही है कि वो ही न्यूक्लियस स्टेबल होगा जिसके लिए n इक्वल्स टू z होता है। द ग्रेटर द डिपार्चर फ्रॉम n इक्वल्स टू z द स्मॉलर द बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि अगर वो न्यूक्लियस जो n इक्वल्स टू z को फॉलो नहीं करता है, चाहे उसमें प्रोटॉन्स बढ़े या न्यूट्रॉन्स बढ़े, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। करेक्शन स्केल्ड बाय 1/a एज लेवल आर मोर क्लोजली स्पेस्ड एज a इंक्रीजेस। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास a इक्वल्स टू n माइनस जेड स्क्वायर अपॉन a। n माइनस जेड हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सेस ओवर जेड ओवर प्रोटॉन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में, उसको शो करता है। a इज नोन एज असिमेट्रिक कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइन, एज वी ऑल नो दैट इट शोज दैट इट नेगेटिवली कंट्रीब्यूट्स इन बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। न्यूक्लियन टेंड टू हैव इवन जेड इवन एन। देखो नेचर में क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियंस की टेंडेंसी इस तरीके की होती है कि वो पेयर बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस जो है पेयर्स में रहना पसंद करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन अपना पेयर बनाते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अपना पेयर बनाते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर पेयर बना हुआ है तो वो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे कि हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी सिस्टम में एस ऑर्बिट में, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कपल कर लेंगे वो। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो अगर इवन इवन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक पेयरिंग टर्म डिफाइन की गई है जो कि इस तरीके से होती है, डेल ए इक्वल्स टू ए पी ए टू द पावर माइनस 3/4। यहाँ पे इवन इवन के लिए इसको पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर ओड ओड होता है तो ये वाली टर्म नेगेटिव मानी जाती है क्योंकि ओड ओड न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम स्टेबल होता है, और एन और जेड के लिए क्या होता है, ये वाली टर्म जीरो होती है। तो इस तरीके से अगर हम पांचों टर्म को ऐड कर दें और ये पांचों टर्म की वैल्यू हम इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, एटॉमिक मास वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो अप्रोक्सीमेट सही रिजल्ट आते हैं, अप्रोक्स हम पहुंच जाते हैं रिजल्ट के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, न्यूक्लियर साइज की। तो इसमें है द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस मे बी डिटरमिन्ड यूजिंग टू सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन। दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि हम कैसे इसका फाइंड आउट करते हैं, ये तुम हायर स्टडीज में पढ़ोगे आगे। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से, जैसे कि हमने देखा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग हुई थी, तो उसमें न्यूक्लियर की साइज को कैसे उसने डिफाइन किया था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के थ्रू ही हुआ था। तो इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, म्यून एटम्स, मिरर न्यूक्लियाई। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के थ्रू न्यूक्लियर साइज को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन gives matter distribution of proton and neutron inside the nucleus, sample nucleus and charge interaction at the same time more complex। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में क्या होता है, जो हमने जो पार्टिकल भेजा है वो न्यूक्लियस के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करता है, और उस इंट्रैक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल होते हैं। और वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, लाइफ टाइम ऑफ अल्फा एमाइड्स एंड पाइमेजोनिक एक्सरे स्कैटरिंग एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नेचर में सबसे स्ट्रेंज फोर्स है, एक तरीके का पिक्यूलर फोर्स है, बहुत पिक्यूलर इसके इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा क्या है इसमें, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स सी। Nuclear force is the strongest force among all the fundamental forces of the nature. It has some special properties, that is it is charge independent. First of all तो ये है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है तब भी उन पे फोर्स लग रहा है। ये हमको यही शो करता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड है हमारे पास स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्पिन पे तो डिपेंड करता ही करता है।
अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो अगर हमको एक बाउंड स्टेट बनानी है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर स्पिन पैरेलल है तो वो कभी भी बाउंड स्टेट नहीं बनाते हैं, यानी कि वो स्टेबल ही नहीं होता है। ये हम न्यूट्रॉन प्रॉब्लम से देखते हैं। तुम फर्दर स्टडीज में इसको पढ़ोगे कि अगर न्यूट्रॉन को हम बात करें तो पैरेलल स्पिन उसमें स्टेबल नहीं होती है, जबकि एंटी पैरेलल स्पिन जो है न्यूट्रॉन फॉर्मेशन करती है। इट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास बंधे हुए होते हैं, और कितने से रेंज में होता है, 10⁻⁻15 में, जो कि यानी कि ये शो करता है कि अट्रैक्टिव है। फोर्थ है इसका शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, शॉर्ट रेंज, यानी कि बहुत कम दूरी तक ये लगता है, और इसकी इसकी जो दूरी होती है, रेंज होती है, वो फ्यू फेम्टोमीटर होती है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ही नहीं करता है। फेम्टोमीटर मीन्स 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। केवल इस डिस्टेंस तक ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, यानी कि ये कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है। फिफ्थ है चार्ज सिमेट्रिक। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज में सिमेट्रिक शो करता है, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा वो प्रोटॉन प्रोटॉन में सेम अमाउंट में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेम अमाउंट का लगेगा, पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है इसमें, क्योंकि ये चार्ज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है, राइट। नेक्स्ट है सेचुरेशन प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेचुरेटेड टाइप का होता है। सेचुरेटेड मतलब सिर्फ नियरेस्ट नेबर न्यूक्लियंस पे ही ये एक्ट करता है, उसके बाद अगर आप थोड़े दूर के न्यूक्लियंस की बात करो तो ये उन पे एक्ट नहीं करता है। और ये हम देख ही चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, सेचुरेटेड टाइप का होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज बिहेवियर। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो एक्सचेंज बिहेवियर रखता है। एक्सचेंज बिहेवियर मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो एक फोर्स कैरियर की वजह से लगता है, जिसे कि हम पाई मेजोन के नाम से जानते हैं, कि ये एक तरीके के पार्टिकल का एक्सचेंज करता है, उसकी वजह से नेचर में ये जो फोर्स है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट है टेंसर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो टेंसर टाइप का होता है। टेंसर टाइप का होता है मतलब इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज ए टेंसर टाइप का होता है। सो न्यूक्लियर फोर्स की हम बात कर ही चुके हैं। देन थैंक यू।